मुझे ना अक्सर लोग एक सवाल पूछते हैं कि अमान भाई, आप सिर्फ मुंबई के इर्द गिर्द की जगहों को क्यों पकड़ते हो आपके हॉरर स्टोरीज के लिए। और ऐसा कभी कभार मेरी टीम मेंबर्स भी मुझे पूछते हैं कि अमान भाई वहीं पे नज़रें क्यों जाती हैं। तो मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ कि अभी आप भी जो लोग इस वीडियो को इस समय देख रहे हैं, आप में से ऐसे बहुत सारे लोग रहेंगे जो मुंबई से बाहर है, दिल्ली में रहते होंगे, बेंगलोर, राजस्थान, गुजरात। लेकिन ना मैं आपको भी एक बात कहना चाहूँगा, भूतों का कोई इलाका नहीं होता है, वो हर जगह मौजूद होते हैं। इस समय आप ये वीडियो देख रहे होंगे और आपके इर्द गिर्द भी मौजूद होंगे। आत्माएं कहीं पे भी भटकती है, आपके घर पे भी होगी, बस आपको उसकी भनक नहीं लगी होगी। नज़रिया चाहिए। और जहाँ तक रही बात मुंबई की, इस सवाल का कोई ऐसा जवाब नहीं है मेरे पास कि मैं मुंबई ही क्यों चूज़ करता हूँ। बस यही कहना चाहूँगा कि मुंबई के जो हॉरर स्टोरीज़ है ना, वो बहुत ज़्यादा डरावने होते हैं, क्योंकि ये जो हादसे होते हैं वो असलियत में होते हैं, दूसरों की तरह फिक्शन नहीं होते हैं, मन घड़न नहीं होती है, असलियत पे बेस्ड होती है। एंड आज की ये मुंबई की कहानी भी मैं आपको इसलिए सुनाने जा रहा हूँ कि सेंटा क्रूज इलाके में, जो कि मुंबई में है, वहाँ पे एक ऐसा हादसा हुआ था जिसके वजह से आई डोंट थिंक सो कि वहाँ पे आसपास जो लोग रह रहे थे इतने समय से, वो भी उसको भुला पाएंगे। क्योंकि ये कोई खौफनाक कहानी नहीं है, ये कोई हॉरर स्टोरी नहीं है, ये एक हॉरर लव स्टोरी है। अब ये वीडियो शुरू करने से पहले ऐसे ही और हॉरर, मिस्टीरियस एंड हिस्टोरिकल वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए इस चैनल को। अब ये कहानी शुरू होती है। ये साल था 2013 का, जब सेंटा क्रूज में आदित्य नाम का एक लड़का रहा करता था एंड सोनम नाम की एक लड़की रहा करती थी। वो अपने माँ बाप के साथ रहते थे, लेकिन उनका ना थोड़ा बहुत अफेयर चल रहा था उस वक्त। एंड वो दोनों एक दूसरे को काफ़ी ज़्यादा पसंद करते थे। ऐसा नहीं था कि उनको बहुत ज़्यादा समय हो गया था एक दूसरे को डेट करते हुए या फिर एक दूसरे को देखते हुए, बहुत कम समय हुआ था। लेकिन फिर भी ना उनके मन में एक ऐसी चाह थी कि ये जो रिश्ता है ना, अगर हमने इसे सिर्फ एक डेटिंग तक ही रखा ना, तो ये सिर्फ बिगड़ता चला जाएगा। फिर शायद आदित्य ने ऐसा सोचा कि शायद से अभी हमें शादी कर लेनी चाहिए। एंड सोनम के पेरेंट्स भी मान गए थे, तो अभी फाइनली उन्होंने शादी कर ली। लेकिन सेंटा क्रूज के पास में ही उन्होंने सेंटा क्रूज में ही एक घर ढूंढ लिया जहाँ पे उनको रहना था, क्योंकि वो माँ बाप के साथ नहीं रह सकते थे आफ्टर मैरिड। सो उन्होंने सेंटा क्रूज में एक बिल्डिंग देखी जो कि बहुत अच्छी थी। वहाँ के जो लोग थे वो लोग बहुत अच्छे थे। आते ही उनका बहुत अच्छे से स्वागत किया गया था वहाँ पे। एकदम फैमिली टाइप की वाइब आती थी उस घर से। एंड ये जो कपल्स थे, आदित्य और सोनम, एक सरप्राइजिंग बात थी गाइस कि ये लोग इस घर में इनके शादी के 3 दिन बाद ही शिफ्ट हो गए थे। मतलब एकदम न्यूली मैरिड कपल है, बस 3 दिन हुए शादी होके। सोनम अभी इस इच्छा में थी कि अभी ऑफ कोर्स हर किसी की जिस तरीके से शादी होती है, शादी के बाद हनीमून पे जाया जाता है, तो हम भी जाएंगे, ये सब कुछ उसके दिमाग में था। लेकिन कभी भी ऐसा आदित्य की तरफ से नहीं आया कि हाँ हम हनीमून पे जा रहे हैं वगैरह वगैरह। एक बार सोनम ने बस उसको पूछ लिया कि हम हनीमून पे कब जा रहे हैं, तो आदित्य ने कहा कि अभी नहीं, मेरे ऑफिस का बहुत ज़्यादा वर्कलोड है एंड मुझे ऐसा लगता है कि हम दिवाली के दौरान जा सकते हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए नहीं। एंड ये सुनने के बाद सोनम का एकदम दिल एकदम टूट सा गया था, क्योंकि हर एक लड़की का सपना होता है कि एटलीस्ट शादी के बाद हम कहीं ना कहीं जाए अपना एक मैरिड लाइफ की शुरुआत करने के लिए, हनीमून के लिए जाए, हम लोग थोड़ा ऐसा फिजिकल इंटीमेसी के लिए जाए। लेकिन वही चीज़ आदित्य नहीं चाह रहा था, वो अपने वर्क को ज़्यादा प्रायोरिटी पे रख रहा था एंड सोनम को ये बिल्कुल पसंद नहीं आया। एंड गाइस, ये जो आदित्य था ये रोज़ सुबह सुबह 9 बजे चले जाया करता था अपने काम में एंड रात में 10 बजे आता था। 10 बजे आने के बाद वो तुरंत सो जाया करता था, उसको ऐसा कुछ काम नहीं था। एंड ये जो सोनम थी, उसी समय पूरे दिन भर वो बस अपने घर पे बैठी हुई रहती थी, बस वो टीवी देखती रहती थी, घर का काम करती रहती थी। एंड ऐसे देखते देखते उसका भी दिन ख़त्म हो जाया करता था। लेकिन धीरे धीरे करके सोनम ने भी वहाँ के जो पड़ोसी थे, जो हाउसवाइफ्स थे, जो बच्चे थे, उन लोग के साथ घुलना मिलना बहुत ज़्यादा शुरू कर दिया था। जो अड़ोस पड़ोस के लोग थे वो भी घर पे आया जाया करते थे, ये भी दूसरों के घर आया जाया करती थी। बस ये बस मैं यहाँ पे इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि शाम को जैसे 6 बज जाते थे तो ऑफकोर्स सोनम को अपने घर पे जाना पड़ता था या फिर लोगों को चले जाने को कहना पड़ता था, बिकॉज एट दी एंड आदित्य आ जाता था, इसको भी काम पे लगना था। एंड रात को वही चीज़ें होती थी, ना आदित्य आके बात करता था, ना आदित्य आके अपने दिन भर की जो उसको तकलीफ़ हुई है वो बताता था,
ना रोमांस होता था, ना इंटीमेसी होती थी, हंसी मजाक तो दूर की बात है, कुछ भी नहीं होता था, और बस आके सो जाया करता था। सोनम इस शादी से बिल्कुल भी खुश नहीं थी, क्योंकि वो उसे किसी भी एंगल में खुश नहीं रख पा रहा था, ना ही फिजिकली और ना ही मेंटली। फिर अब ये एक दिन की बात है, जब आदित्य ऐसे सुबह सुबह उठा है ना, आया वो सोनम के पास है ना, उसने कहा कि सोनम मेरे ना जरा 2-3 ब्रीफकेस निकाल दो, मैं कुछ 4-5 दिन तक के लिए रहूंगा नहीं यहाँ पे। सोनम ने पूछा क्यों? तो उसने बोला कि एक्चुअली मेरी ऑफिस की ट्रिप है दुबई की, मैं वहाँ जा रहा हूँ। और अब तक सोनम को ऐसा लग रहा था कि आदित्य मजाक कर रहा है, वो उसे भी लेके जाएगा, क्योंकि ऑफकोर्स न्यूली मैरिड कपल है, शादी को सिर्फ अभी इस दौरान में कुछ 1-1.5 महीना ही हुआ था। सोनम को ऐसी उम्मीद थी कि अब वो बोलेगा कि तुम भी अपने बैग पैक्स कर लो, तुम भी चलो अभी दुबई में मेरे साथ 3-4 दिन के लिए, वो भी। फिर सोनम ने बोला ठीक है, मैं बैग पैक्स कर लेती हूँ। फिर उस वक्त ना जब वो बैग पैक कर रही थी एंड जब उसका ख़त्म हो गया, फिर उसने अपने ब्रीफ केस निकाले। फिर आदित्य आया, उसने बोला कि ये क्या कर रहे हो तुम? सोनम ने बोला मैं भी अपने कपड़े ये पैक कर रही हूँ। फिर आदित्य ने बोला कि मैं तुम्हें नहीं लेके जा रहा हूँ, तुम नहीं आ रहे हो, तुम्हें घर पे रहना पड़ेगा। सोनम का दिल टूट चुका था। सोनम सोच रही थी कि ये कैसा इंसान है, मैं इस इंसान को पिछले इतने महीनों से प्यार करती हूँ, शादी से पहले से प्यार करती हूँ, ये भी मुझे करता है, वो मुझे दिखा है, फिर अब ये मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है? ना मुझसे ढंग से बात करता है, ना मुझे प्यार करता है, ना मेरी फिक्र करता है, कुछ भी नहीं। और ना ही ये मुझे कुछ फिजिकली मुझे सेटिस्फाई कर पा रहा है। इसने मुझे शादी में जो जो चीज़ें होती वो उसने मुझे दी ही नहीं है, सिवाय एक घर के जहाँ पे मैं दिन भर अकेली रहती हूँ। अब एकदम सुबह सुबह आदित्य निकल गया अपने ट्रिप के लिए। वो निकल गया, फ्लाइट में बैठ गया दुबई में जाने के लिए अपने कलीग्स के साथ। लेकिन फिर भी ना वो रास्ते भर इसी चीज़ को सोच रहा था कि सोनम ने भी अपने बैग्स निकाले थे। बस मैं फाइनेंशियली इतना ज़्यादा मैं प्रॉपर नहीं हूँ कि मैं उसे भी लेके जा सकूँ, लेकिन ये मैं उसे बोल ना सका। अगर मैं उसे ये बोल सकता था तो शायद से उसका दिल नहीं टूटता, क्योंकि मैंने देखा था आधी रात को वो रो रही थी। शायद से मुझसे कुछ गलती हो रही है। ये पूरे शादी में मैंने सोनम को बिल्कुल भी खुश नहीं किया है। जब भी वो मेरे करीब आने की कोशिश करती तभी मैं उसको मना कर दिया करता था, क्योंकि मैं इतना ज़्यादा थक जाता था दिन भर। लेकिन शायद से अब मैं ऐसा नहीं करूँगा। अब मैं जाऊँगा और जाके उससे माफ़ी मांगूंगा। मैं 4 दिन में जाने वाला था इंडिया में, लेकिन नहीं, अब मैं 3 दिन में ही जाऊँगा, जल्दी से अपना यहाँ का जो काम है वो वगैरह सब कुछ निपटा कर। फिर उससे सोनम को कॉल करके कहा था कि मैं 4 दिन में आने वाला हूँ ऑफकोर्स, लेकिन वो तीसरे दिन ही इंडिया में पहुँच गया। अब फाइनली वो अपने घर पे आ रहा था, टैक्सी में बैठा हुआ था। उसे रास्ते में एक फ्लावर की शॉप दिखी, वो वहाँ पे गया, उसने जल्दी से फ्लावर लिया एंड वो टैक्सी में बैठ के अभी अपने घर की ओर बढ़ गया। उसके पास ऑलरेडी घर की चाबी थी एंड उसने बोला नहीं, मैं ना सरप्राइज़ दूंगा अभी सोनम को। ठीक है, उसने चाबी से दरवाज़ा खोला एंड अंदर घुसते ही उसने देखा कि सोनम किसी और मर्द के साथ एक सोफे पे बड़े करीब होकर बैठी है। बहुत ज़्यादा इंटीमेट थे वो दोनों। ये देखकर आदित्य एकदम सहम गया था, रो पड़ा वहीं पे, वो डर गया था कि ये क्या देख लिया मैंने। उसने कुछ नहीं कहा सोनम को, बिल्कुल भी नहीं, एक लफ्ज भी नहीं निकाला उसने। लेकिन फिर भी उसने बस अपनी आंखें बंद करी, अपनी आंसू पोंछे एंड वो घर से बाहर निकल गया। सोनम ने भी देखा कि आदित्य ने ये सब कुछ देख लिया है। वो उठी जल्दी से एंड उसे भी रियलाइज हुआ शायद से मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है, बहुत बड़ी गलती हो गई है मुझसे, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। फिर सोनम भी अपने घर से भागते हुए बाहर निकली आदित्य को रोकने के लिए। लेकिन आदित्य न जाने रोते रोते कहाँ चला गया, सोनम को बिल्कुल भी नहीं दिखा। और अभी काफ़ी रात हो चुकी थी। सोनम उसको ढूंढ ढूंढ के थक के पता नहीं घर पे वापस चले गई थी। अब जहाँ तक बात आदित्य की है तो ऑफकोर्स आदित्य का दिल बहुत बुरी तरीके से टूट चुका था एंड वो कभी भी दारू नहीं पीता था। उसके कोई भी ऐसे शौक नहीं थे जिससे वो एक गलत आदमी कहलाए। ना वो दारू पीता था, ना वो स्मोक करता था, कुछ भी नहीं करता था वो। लेकिन आज ना उसका दिल इस कदर टूटा हुआ था कि उसने शराब की बोतल ले ली यानी उसने पी ली। वो एकदम फुल ड्रंक हालत में अभी आधी रात को अपने घर जा रहा था। घर जाते जाते सीढ़ियाँ चढ़ते चढ़ते उसने सुना कि ऊपर के फ्लोर से 2nd फ्लोर में रहता था वो एंड 2nd फ्लोर से बहुत ज़्यादा चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आ रही है एकदम। तो वो गया ऊपर एंड उसने आसपास पूछा कि ये क्या हो रहा है। उसने देखा कि घर के बाहर बहुत ज़्यादा भीड़ है। उसने भीड़ में से किसी एक को पूछा क्या हुआ है। फिर उसने कहा कि जो भाभी जी है उन्होंने आत्महत्या कर ली है। फिर आदित्य भागते हुए अंदर गया एंड उसने देखा कि जो पुलिस वाले थे वो लोग उस पंखे से सोनम उसे निकाल रहे थे। आदित्य वहीं पे रोते रोते नीचे गिर गया।
शॉक में था वो, कांप उठा था वो ये देख के। बार बार अपने आप को ही कोस रहा था कि शायद से मुझे उसकी एक बार बात सुन लेनी चाहिए थी। लाइक हो सकता है कि शायद से अगर मैंने बात कर ली होती तो फिर आज ये दिन नहीं देखना पड़ता था मुझे। एंड इस हादसे के बाद लाइक आदित्य ने कुछ भी नहीं किया। लाइक वो बस उसका अंतिम संस्कार किया, उसके सारे परिवार वालों को बुलाया, अंतिम संस्कार किया। एंड देन वो उस घर पे 2-3 दिन के लिए रुका हुआ था, सिर्फ 2-3 दिन के लिए। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि वो उस घर में सिर्फ 2-3 दिन के लिए ही रुक पाया, वो आपको आगे पता चलेगा। अब जिस दिन लाइक सोनम की मौत हुई थी, उसी रात को आदित्य अपने घर पे चला गया। एंड वो जाके बस लाइक जो सोनम के कपड़े थे वो सब कुछ ऐसा बांध के लाइक उसके घर वालों को दे रहा था, क्योंकि वो नहीं चाह रहा था कि उसके कोई भी चीज़ अभी उस घर में रहे जिससे उसे याद आए सोनम की। लेकिन फिर भी कोई एक ऐसी चीज़ शायद से उसने रख दी थी उस घर में जिसकी वजह से कुछ लाइक अनशन कुछ तो होने वाला था उस घर में, कुछ तो लाइक अपशगुन होने वाला था उस घर में। ये उसी रात की बात है जिस दिन लाइक सोनम की मौत हुई थी। वो आधी रात को सो रहा था एंड आधी नींद में उसने ये महसूस किया कि कोई तो उसके पैर पकड़ के, एकदम कस के पकड़ के गिड़गिड़ा रहा है। एंड ये कोई औरत है, रो रही है, वो माफ़ी मांग रही है। उसने अपनी नज़रें खोली एंड उसने देखा तो ये सोनम ही थी, सोनम की आत्मा थी। वो गिड़गिड़ा के माफ़ी मांग रही थी आदित्य से कि उसने जो भी किया वो गलत किया। लेकिन फिर भी आदित्य इतने ज़्यादा सदमे में था, उसे ऐसा लग रहा था कि ये बस मेरा सबकॉन्शियस माइंड है जो मुझे ये सारी चीज़ें दिखा रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं। लेकिन धीरे धीरे करते करते 1 दिन बीता, 2 दिन बीता और तीसरे रात को तो हद ही हो गई। एंड तीसरी रात को वो जैसे सोने जाने लगा, उसने देखा कि आसपास की सारी चीज़ें अभी अचानक से नीचे गिरने लग गई है। ऐसा लग रहा था कि कोई तो है जो अटेंशन पाने की कोशिश में है यहाँ पे। लाइक मुझे ऐसा चाहता कि मैं उस चीज़ पर गौर करूँ। फिर वापस से सोते वक्त वही हुआ कि एक औरत आ गई, इन्हें उसके पैर पे अपना सर रख के वो गिड़गिड़ाने लग गए, रोने लग गए। यानी ये जो आवाज़ थी एकदम शैतान जैसी सुनाई दे रही थी। एंड इस वक्त तक आदित्य को ये महसूस हो चुका था कि ये और कोई नहीं, ये सोनम की ही भटकती हुई आत्मा है जो यहाँ पे मुझसे माफ़ी मांग रही है, उसके किए की सज़ा मांग रही है। लेकिन आदित्य सहम चुका था ये सब कुछ देखकर। वो उस घर से भागते हुए बाहर निकला। उसने किसी एक पंडित को बुला के लाया। उस पंडित ने बोला कि इस दरवाजे को मंत्र तंत्र से हमें बंद करना पड़ेगा, वरना इसकी आत्मा बाहर आती रहेगी, भटकती रहेगी, आसपास के लोगों को भी ये जीने नहीं देगी। तो उस घर को उसने मंत्र तंत्रों से बंद कर दिया। एंड आदित्य ने उस घर को कभी किसी के लिए बेचा नहीं, उस घर को उसे अपने ही नाम पे रहने दिया। लेकिन उसने ये देश छोड़ दिया और वो दुबई शिफ्ट हो गया। लेकिन अब ना देखते देखते काफ़ी वक्त बीत गया था। एंड उसके आसपास जितने भी लोग रहते थे, उस घर के आसपास जो भी पड़ोसी थे, उनका कहना ये था कि हम ना शाम को कुछ 7-8 बजे के बाद घर से बाहर नहीं निकलते हैं, ना ही अपने बच्चों को निकलने देते हैं, क्योंकि ऐसा हमें लगता है कि ये जो घर है सोनम का, जो आदित्य ने छोड़ के चला गया था, यहाँ पे अंदर से ना रोने की आवाज़ें आती है, हंसने की आवाज़ आती है कि जैसे कोई तो इंसान है अंदर एंड वो पागल हो चुका है। कोई तो गिड़गिड़ा गिड़गिड़ा के रोता है ये। और हमें ऐसा लगता है कि ये सोनम की ही भटकती हुई आत्मा है जो अंदर भटकती है, चलती है, दौड़ती है, हर चीज़ की आवाज़ें सुनाई देती है। लेकिन ये घर तो बंद है, ये कमरा काफ़ी महीनों से बंद है और ना ही आदित्य ने इसे किसी को भी बेचा है कि अंदर कोई और आप है। इस दरवाजे के बाहर तो तावीज़ लगे हुए हैं, अंदर कोई कैसे जा सकता है? तो अंदर कौन है? अब ये एक बार की बात है जब ये इसी घर के एक सामने वाले घर में एक इलेक्ट्रिसिटी वाला आया था ना, उसने आके ऐसा नॉक किया एंड पूछा कि ये सामने वाले घर पे ऐसे तावीज़ क्यों लगाई हुई है। लाइक अभी 2 दिन पहले तक तो मैं आया था, यहाँ पे ये तावीज़ वगैरह नहीं थी, और अभी ये सब कुछ क्यों? इन्होंने इलेक्ट्रिसिटी बिल नहीं भरा है अपना, इनको बोलो भरने के लिए, ज़रा किधर बाहर गए क्या? फिर वो औरत ने बोला 2 दिन पहले? इस घर को तो बंद होके 2 साल हो चुके हैं, यहाँ पे कोई नहीं रहता है। इस दरवाजे को मंत्र तंत्र से बंद किया गया है, तावीज़ इतने सालों से लगी हुई है, देखो ना जंग लग गई है अभी, यहाँ पे जाले हैं मकड़ी के, यहाँ पे आप आ कैसे सकते हो? फिर उस इलेक्ट्रिसिटी वाले ने कहा कि ऐसे कैसे हो सकता है। मैं अंदर भी गया था, एक सोनम नाम की औरत थी, उसने मुझे पानी भी पिलाया था, ये नहीं हो सकता। ये सब कुछ सुनने के बाद लाइक अलग अलग लोगों ने भी ऐसी ऐसी कहानी लाइक सुनाई लोगों को कि ये घर में लाइक हम आ जा सकते हैं कभी कभार, लेकिन अगर 1-2 दिन बाद आके देखते हैं तो यहाँ पे ये सब कुछ तावीज़ वगैरह लटकी हुई रहती है। इसने पूरा एक ऐसा हॉरर क्रिएट करके रखा था उस बिल्डिंग में। फिर ये जो हादसे थे ना, ये बढ़ते जा रहे थे, तो वो जो 2nd फ्लोर पे जितने भी लोग रहते थे, उन सब ने एक फैसला लिया कि हम लोग ये 2nd फ्लोर अभी छोड़ के जा रहे हैं, हम लोग यहाँ पे रहेंगे ही नहीं, हमको नहीं रहना है यहाँ पे।
लाइक हर शाम को 6-7 बजे के बाद अंदर से हंसने और रोने की आवाज़ें शुरू हो जाती है। ऐसा लगता है कि कोई तो एकदम गिड़गिड़ा गिड़गिड़ा के रो रहा है एंड ये हमारे बच्चों को बिल्कुल नहीं पसंद। वो भी डरते हैं आधी रात को बाहर जाने से एंड हमें ऐसी जगह पे नहीं रहना है जहाँ पे हम खुल के सांस नहीं ले सकते, तो हम ये इलाका छोड़ रहे हैं। तो ऐसे देखते देखते सेकंड फ्लोर पूरा खाली हो गया। अभी सेकंड फ्लोर पे कोई भी नहीं रहता है सिवाय सोनम की आत्मा के। फिर गाइस इस बिल्डिंग में भी लाइक इतने ज़्यादा लोग नहीं रहते थे, कुछ 6-7 लोग ही अभी बच गए थे इस बिल्डिंग में, लेकिन फिर भी सेक्रेटरी चेयरमैन थे यहाँ पे। सो जो चेयरमैन था उन्होंने एक चीज़ डिसाइड किया था कि सेकंड फ्लोर को हमें कम्प्लीटली रिस्ट्रिक्टेड कर देना है, बैन कर देना है, यहाँ से ना कोई आएगा ना ही कोई यहाँ पे जाएगा। तो उन्होंने ना एकदम लाइक ब्लॉक कर दिया था इसको कि अगर आना जाना है तो आप लिफ्ट से आ जा सकते हो, लेकिन आपको सीढ़ियाँ नहीं यूज़ करनी है, लाइक बिल्कुल भी नहीं यूज़ करनी। इसको अगर कुछ इमरजेंसी हुआ तो ही हम उस सेकंड फ्लोर के दरवाजे को खोलेंगे, अदरवाइज़ वो वैसा का वैसा ही रहेगा। लेकिन फिर भी ना एक छोटा सा ऐसा गैप बचा हुआ था वहाँ पे आने जाने के लिए सीढ़ियों में। तो वहाँ से ना हमेशा एक काला कलर का कुत्ता आया जाया करता था एंड लोगों का कहना था कि वो सेकंड फ्लोर पे ही रहता है, आज भी वहीं पे रहता है। लेकिन जब भी शाम को वो कुत्ता भौंके तो एक चीज़ समझ जाना चाहिए हमें कि सेकंड फ्लोर वाली भाभी जी बाहर आ चुकी है भटकने के लिए, क्योंकि कुत्ता कभी भी आवाज़ सुन के नहीं भौंकता, किसी न किसी को देख के ही भौंकता है। और जबकि वो दरवाज़ा बंद है कई सालों से, तो वो सेकंड फ्लोर में वाकई में भटकती है, बंद हो चुकी है वहाँ पे, लेकिन फिर भी वो बाहर तो आ सकती है। तो ये बिल्डिंग वालों ने ना उस काले कलर के कुत्ते को एक ना अलार्म सिस्टम जैसा बना दिया था, एक अलर्ट जैसा देख लिया था उसको कि मतलब जब भी ये कुत्ता भौंके मतलब समझ जाना कि भाभी जी बाहर निकल चुकी है भटकने के लिए। तो हमें अपने बच्चों को और अपने आप को इस घर में बंद कर देना है, अपने अपने घरों। और यही होता आ रहा है वहाँ पे जब से। गाइस ये जो कहानी है ना जो मैंने आज आपको ये सुनाया है, ये मुंबई के सेंटा क्रूज की ये हॉरर लव स्टोरी, ये कोई झूठ नहीं है, ये एक सच्ची घटना है। इंटरनेट पे ऐसे बहुत सारे आर्टिकल्स हैं जिसने इस कहानी का एक जिस्ट दिया है, लेकिन कभी भी ना किसी को इस कहानी के बारे में पूरी तरीके से नहीं पता था। बस यही पता था लोगों को अब तक कि मतलब हस्बैंड वाइफ में कुछ झगड़े होते थे, दैट्स वाई वो जो औरत थी उन्होंने सुसाइड कर लिया था एंड उसके बाद लाइक वहाँ पे एक आत्मा भटकती है। लेकिन ऐसा नहीं था, ये एक पूरी कहानी है, ये पूरी एक लव स्टोरी है ये, कि मतलब कैसे एक औरत ने चीट किया एंड देन उसके बाद गिल्ट में आके उसने आत्महत्या कर ली, एंड कैसे वो जो आदित्य था उसने भी कभी सोनम को माफ़ नहीं किया। एंड गाइस इस वीडियो के अंत में भी मैं आपसे बस इतना ही कहना चाहूँगा कि ये जो सेंटा क्रूज की कहानी है ना, इसको सेकंड फ्लोर की भाभी जी की कहानी बताया जाता है। इसको कहते हैं कि मतलब ये कहानी एकदम सच्ची है एंड ये बहुत डरावनी। लोग इस बिल्डिंग के भी आसपास नहीं घूमना पसंद करते हैं, क्योंकि कहते हैं कि आज भी ये जो भाभी जी है ये वहीं पर भटकती है सेकेंड फ्लोर पर, एंड कोई भी आ जा नहीं सकता वहाँ पर। आज भी ये जो रूह है, ये जो आत्मा है, ये वहाँ पे इसी पछतावे में जी रही है कि मैंने अपने पति पे भरोसा नहीं किया एंड मैंने उसे चीट कर दिया, उसे धोखा दे दिया। एंड आज भी वो इस ही उम्मीद में वहाँ पे भटक रही है कि आदित्य एक दिन आएगा दुबई से यहाँ पे एंड आके इसे माफ़ करके जाएगा, तब जाके इसे मुक्ति मिलेगी। सो गाइस यही थी ये कहानी, सेंटा क्रूज की ये हॉरर लव स्टोरी। शुक्रिया।